आपके अपने चैनल बार्क में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। आज हम लोग थर्ड लेक्चर जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का मॉड्यूल चल रहा है उसमें थर्ड लेक्चर पर आए हैं और इसका नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। ये लेक्चर को शुरू करें इससे पहले हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए ब्रिटेन का यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे और उनकी एज क्या थी। क्या आप गेस कर सकते हैं कि यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था ब्रिटेन का? आप शायद ऋषि सुनक का नाम बताएं, क्योंकि ऋषि सुनक भी 42 साल के एज में काफी यंग प्राइम मिनिस्टर थे इन कंपैरिजन टू अदर प्राइम मिनिस्टर्स। पर जो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन का रहे हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री वो रहे हैं पिट द यंगर, विलियम पिट। इनका पूरा नाम क्या था? विलियम पिट द यंगर, नाम ही ऐसा है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि ये मात्र 24 साल के उम्र में 24 ईयर्स के एज में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बने। सोचिए, जब ब्रिटेन का बोलबाला पूरा दुनिया में था तो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर एक बंदा बैठता है, एक बंदा बनता है, एक लड़का बनता है जिसका एज मात्र 24 ईयर्स था, यानी हमसे भी 2 साल छोटा। समझ रहे हैं कितना यंग? आपसे भी बहुत लोग जो लेक्चर देख रहे हैं हो सकता है आपसे भी यंग हो या आपसे 1 ही 2 साल बड़ा हो या आप ही का हम उम्र हो। तो इतना यंग एज में बना था विलियम द पिट, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पर इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट क्यों था इसके बारे में हमने बताया। इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट इसलिए था क्योंकि इस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे उसका नाम था विलियम पिट। ये क्वेश्चन नहीं आएगा पर इंटरेस्टिंग है कि जो विलियम पिट द यंगर था जिसके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट आया है, ये मात्र 24 साल की उम्र में प्राइम मिनिस्टर बना था। इस एक्ट को भी लाने के पीछे वही था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारे डिफेक्ट थे। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, कुछ डिफेक्ट्स को तो हमने अमेंडिंग एक्ट 1781 से खत्म किया, लेकिन और भी डिफेक्ट इसमें थे, इसलिए इसको लाना पड़ा। पहला जो काम करती है इसमें इस एक्ट से कि इट डिस्टिंग्विश्ड द कॉमर्शियल इंटरेस्ट, क्या है? कॉमर्शियल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट या पॉलिटिकल फंक्शन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी इस एक्ट से साफ साफ बता दिया गया कि आपका कॉमर्शियल इंटरेस्ट अलग है, आपका पॉलिटिकल फंक्शन अलग है। कॉमर्शियल फंक्शन अलग है। कॉमर्शियल फंक्शन मतलब जो ट्रेडिंग का फंक्शन है, जो व्यापार का फंक्शन है, जिसके लिए आपको चार्टर दिया गया, जिसका परमिशन आपको दिया गया इंडिया में ट्रेड करने का, ये फंक्शन अलग है। लेकिन आप जो पॉलिटिकल फंक्शंस कर रहे हैं, जैसे मिलिट्री के थ्रू वार करना, जैसे रेवेन्यू कलेक्ट करना इंडिया में, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे अभी के सेंस में बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हॉस्पिटल बनाना, स्कूल्स बनाना, रेलवे बनाना, ब्रिज बनाना, तो उस समय भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो भी फंक्शन रहे, ये सब जो फंक्शन है ये आपका अलग फंक्शन है और इसके लिए परमिशन नहीं दिया गया है आपको। यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ब्रिटिश पार्लियामेंट क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कि आपका कॉमर्शियल फंक्शन अलग है, पॉलिटिकल फंक्शन अलग है। आपको याद होगा कि हमने पिछले जो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है उसमें भी पढ़ा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने आइडेंटिफाई किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन भी है। यहां पर क्लियरली डिस्टिंग्विश कर रहा है कि आपका ये दोनों जो फंक्शन है ये अलग है। वहां पर सिर्फ आइडेंटिफाई किया था, कुछ एक्शन नहीं लिया था, अब एक्शन लेगा। और अगर आप पहले लेक्चर हमारा आपने देखा है तो उसमें हमने बताया था आपको कि सबसे ऊपर में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो पूरा मालिक है, जिसको हम लोग कहते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है यही अपॉइंट करते हैं एनुअली 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। और यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डे टू डे फंक्शनिंग जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का है इसका देखरेख करता है, यही अपॉइंट करता है अदर ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड कौन है? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। अब क्या किया गया, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाता है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम रखता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्यों ऐसा नाम है? एक बोर्ड था, यानी इसमें बहुत सारे 6 व्यक्ति पहले रहते हैं, 6 पर्सन रहते हैं और उसका काम रहता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फंक्शंस को कंट्रोल करना। ये कौन सा फंक्शंस को कंट्रोल करेंगे? वेरी गुड, ये करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कंट्रोल, या फिर जो कॉमर्शियल फंक्शंस के अलावा है जो पॉलिटिकल फंक्शंस है, पॉलिटिकल फंक्शन जो है इसको कंट्रोल करेंगे। और पॉलिटिकल फंक्शंस में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेशन,
मिलिट्री, रेवेन्यू कलेक्शन, ये सब पॉलिटिकल फंक्शन में आएगा। तो पॉलिटिकल फंक्शन को अब कौन कंट्रोल करेगा, यानी यहां से 1784 के बाद 1784 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अगर रेवेन्यू को इंक्रीज करती है तो उसका डिसीजन कौन लिया होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 1784 के बाद अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहीं वार करती है तो उसका एक्शन डिसीजन कौन लिया होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो यानी कि एक तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा अपॉइंटेड बोर्ड ऑफ कंट्रोल है जो पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की देखरेख करेंगे। दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ने जिस 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, इसका काम रहेगा सिर्फ कमर्शियल फंक्शंस की देखरेख करना। और कमर्शियल फंक्शन से आप समझते हैं कि सिर्फ ट्रेडिंग फंक्शंस, यानी व्यापार से रिलेटेड जितना भी फंक्शंस है उसका देखरेख करेगा 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और जो मिलिट्री, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एक्सेट्रा हैं, इसका देखरेख करेंगे 6 बोर्ड ऑफ कंट्रोल। 6 इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट देयर इज ज्वाइंट रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ज्वाइंट रूल भारत में शुरू होता है। कैसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल फंक्शंस को देख रही है, व्यापार की फंक्शंस को देख रही है, ट्रेडिंग फंक्शंस को देख रही है, और ब्रिटिश पार्लियामेंट पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रही है। पॉलिटिकल अफेयर्स में रेवेन्यू से रिलेटेड मामला हो, मिलिट्री से रिलेटेड मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड मामला हो, इसको ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रही है। किसके थ्रू? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के थ्रू। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी इंग्लैंड में, लंदन में रहेगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से अपॉइंट करती है, उसके थ्रू कमर्शियल फंक्शंस को अपॉइंट कर रही है। यानी दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट देयर इज ज्वाइंट रूल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ऐसा पहली बार देखने को मिलता है। आइए अब पढ़ते हैं। अगर इतना बात आपको समझ में आया है तो सब समझ में आ जाएगा। पहला क्या बोल रहा है? इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। कंपनी का कमर्शियल फंक्शन अलग है, व्यापार का फंक्शन अलग है, और पॉलिटिकल फंक्शन अलग है। इसमें क्लियर सेपरेशन किया। पिछले में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सिर्फ इतना बताया था कि हाँ, आपका कमर्शियल फंक्शंस के अलावा कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी है। कुछ एक्शन नहीं लिया गया था, अब एक्शन लिया गया। इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जो जिसकी संख्या 24 थी, जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अपॉइंट करते थे, जो डे टू डे अफेयर्स को देखते थे। इसको अलाउ किया टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स। अब ये सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। और एक नया बॉडी क्रिएट किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो मैनेज करेंगे पॉलिटिकल अफेयर्स को। समझ में आ रहा होगा। इसलिए कहा जाता है कि इट एस्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। कैसे डबल गवर्नमेंट? ज्वाइंट रूल है ब्रिटिश पार्लियामेंट और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश पार्लियामेंट का ज्वाइंट रूल है, क्योंकि कमर्शियल फंक्शन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है, पॉलिटिकल फंक्शन ब्रिटिश पार्लियामेंट देख रही है थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल। समझ में आ रहा होगा। इट इंपावर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या इंपावर किया कि ये सुपरवाइज करेंगे ऑल द ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट्स और रेवेन्यूज ऑफ ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। जो भी मिलिट्री से रिलेटेड फैसला हो, जो रेवेन्यू से रिलेटेड फैसला हो, जो सिविल जस्टिस से रिलेटेड फैसला हो, क्योंकि ये सब दीवानी राइट के थ्रू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली थी बंगाल में। ये सभी को अब कौन देखेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेंगे। और पहली बार इसी पिट्स इंडिया एक्ट से पहली बार बताया गया कि जो कंपनी का टेरिटरी है भारत में, उसको हम लोग ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया बोलेंगे। यानी वो कंपनी का नहीं, ब्रिटिश का है। यानी पहली बार भारत में जो एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था, वो कंपनी का एरिया नहीं कहलाएगा, बल्कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी की तरह यूज किया जाएगा। ब्रिटेन के लोगों की प्रॉपर्टी है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की संप्रभुता है, ब्रिटेन के क्राउन की संप्रभुता है। यानी इसको क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। लेकिन कॉमर्शियल फंक्शंस अभी भी कौन देख रहे हैं? अभी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देख रही है कमर्शियल फंक्शंस। लेकिन जो भी प्रॉपर्टी है कंपनी का, जो भी टेरिटरी है कंपनी का, उसको अब कहेंगे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। अब ये नहीं कहेंगे कि ये कंपनी का पोजेशंस है। यानी फोर्ट विलियम अब क्या कहलाएगा? ब्रिटिश पोजेशंस, है ना। फोर्ट जो जॉर्ज था, सेंट जॉर्ज, मद्रास में जो फोर्ट था, उसको अब क्या कहेंगे? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। बॉम्बे क्या हो गया? ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। होपफुली आपको समझ में आया होगा, है ना। तो बहुत सिंपल सी बात है कि पहले क्या है कि ये डिस्टिंग्विश करती है कि कमर्शियल फंक्शंस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अलग है और पॉलिटिकल फंक्शंस अलग है। कमर्शियल फंक्शन तो अभी भी वो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है इसी के हाथ में छोड़ दिया है। लेकिन पॉलिटिकल फंक्शन के लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करता है जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि कंट्रोल करना था और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट करती है, इसलिए ये ज्वाइंट रूल हुआ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का
और ब्रिटिश पार्लियामेंट का, और पहली बार जो कंपनी का टेरिटरी है उसको बोला गया दीज आर ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है। अगर एक पॉइंट को याद रखते हैं कि कॉमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शंस को पहली बार सेपरेट किया जाता है पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, तो बाकी सब पॉइंट्स यहीं से निकल के आता है। अब देखिए ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये जो हम पहले भी पढ़े थे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, उसमें हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए हैं, ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होंगे। यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो एक ही है, पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने सदस्य होंगे? 4 मेंबर्स होंगे, और ये 4 मेंबर्स की मदद से गवर्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, कॉमर्शियल फंक्शंस को देखेगा। अब पिट्स इंडिया एक्ट के बाद पहले तो सारे फंक्शंस इसी के हाथ में थे। यहीं पर हमने बताया था कि डिसीजन जो था वो डिसीजन मेजोरिटी बेसिस पर लिया जाता था। मेजोरिटी बेसिस पर लेने का मतलब है कि अगर 3 मेंबर एक तरफ हो जाए तो गवर्नर जनरल की एक ना होगी, यानी गवर्नर जनरल की पावर को कम कर दिया गया। यही बात को सुधारने के लिए लाया गया द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। क्या लाया गया? इसको क्या बोलते हैं? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, या इसी को बोलते हैं पिट्स इंडिया अमेंडमेंट एक्ट, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद आ रहा है ना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया, ये 1786 में आ रहा है, इसलिए इसको अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 कहेंगे, या पिट्स इंडिया अमेंडमेंट एक्ट कहेंगे, या कॉर्नवालिस एक्ट कहेंगे। आपको ध्यान रहे कि जो कॉर्नवालिस कोड है वो अलग है, जो कॉर्नवालिस कोड है वो अलग है, वो पुलिस से रिलेटेड है, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर ये कॉर्नवालिस एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस जब आते हैं भारत में और इनके पास ऑफर आता है कि आप बंगाल के गवर्नर जनरल बनिए, तब ये 2 कंडीशंस रखते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। पहला कंडीशन ये कि गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो डिसीजन है इसको ओवरराइड कर सके, यानी अब गवर्नर जनरल को क्या दिया जा रहा है? वीटो पावर दिया जा रहा है। यानी कि अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का 3 मेंबर भी एक तरफ हो जाए तो गवर्नर जनरल चाहे तो इसका डिसीजन के अगेंस्ट जा सकता है। तो पहला वीटो पावर की डिमांड रखी कि गवर्नर जनरल को वीटो पावर मिले, और दूसरा डिमांड रखा कि गवर्नर जनरल और जो कमांडर इन चीफ है दोनों एक ही रहे, यानी कॉर्नवालिस ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहे, कॉर्नवालिस ही कमांडर इन चीफ रहे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो मुख्य सेनापति है वो भी कॉर्नवालिस ही हो और गवर्नर जनरल बंगाल का भी वही हो। और ये दोनों डिसीजंस को एक्सेप्ट किया गया किसके थ्रू? द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, या जिसे पिट्स इंडिया अमेंडमेंट एक्ट, या जिसे कॉर्नवालिस एक्ट कहते हैं। तो इसमें क्या था? वीटो पावर दिया गया। गवर्नर जनरल जो है इसको ओवरराइड, काउंसिल्स मेजोरिटी को ओवरराइड कर सकते हैं कुछ स्पेशल केसेस में, इसलिए ये अल्टीमेट डिसीजन मेकर हो गए, यानी फाइनली डिसीजन कौन लेगा? गवर्नर जनरल लेगा। गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 4 मेंबर्स हैं, अगर चारों एक तरफ भी हो जाए फिर भी गवर्नर जनरल डिसीजन ले सकता है, इसलिए ये वीटो पावर दिया गया। दूसरा क्या गया? कंबाइंड कमांड दिया गया, यानी जो अब गवर्नर जनरल रहेंगे, और पहले गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ अलग होते थे, अब दोनों एक ही रहेंगे, गवर्नर जनरल भी और कमांडर इन चीफ एक ही पर्सन के अंदर दोनों पोस्ट रहेगा। इस तरह से जो सिविल और मिलिट्री कंट्रोल है एक ही के हाथ में चला जाता है, और वो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जब बंगाल के गवर्नर जनरल बनते हैं तो वो बहुत ही पावरफुल रहते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पावर रहता है, खास करके वीटो पावर भी रहता है, और इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस आपको याद हो कि परमानेंट सेटलमेंट लागू कर पाते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो आता है, जिसे जमींदारी सेटलमेंट भी कहते हैं, ये जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट जो है इसको लागू करने में सफल हो पाते हैं। ये जो दोनों डिसीजन है क्या कि जो गवर्नर जनरल का पावर एक्सटेंडेड हुआ है, और जो गवर्नर जनरल का ओवरराइडिंग पावर है, और गवर्नर जनरल और मिलिट्री या कमांडर इन चीफ एक ही है, इसको आगे भी बढ़ाया जाता है। जो अगले गवर्नर्स आते हैं, गवर्नर जनरल जो बंगाल के बनेंगे, या जो गवर्नर हैं दूसरे प्रेसिडेंसी का, उसके लिए भी ये बढ़ा दिया जाता है चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू। यानी बहुत सिंपल है। देखिए अगला जो चार्टर हम लोग पढ़ेंगे वो है चार्टर एक्ट ऑफ 1793। जब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आएगा तो इसमें लिख दिया जाएगा कि जो भी पावर कॉर्नवालिस को दिया गया था वो आगे आने वाले सभी गवर्नर जनरल को मिलेंगे, और जितने भी गवर्नर्स हैं रेस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज में उनको भी ये पावर दिया जाएगा। यानी जो वीटो पावर है, ये वीटो पावर है, ये सभी गवर्नर जनरल को एक्सटेंड कर दिया गया किसके थ्रू? चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू। बस इतनी सी बात है। इस तरह से हमने पिट्स इंडिया एक्ट भी पढ़ा, और साथ में जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 है जो बुक में नहीं दिया रहता है, पर आपका कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए जरूरी है ये जानना। तो जो पिट्स इंडिया पिट्स इंडिया अमेंडमेंट एक्ट या कॉर्नवालिस एक्ट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786 है, इसको भी हमने पढ़ा। होपफुली आपको जरूर पसंद आया होगा। अगला हमारे लेक्चर में जरूर जुटे जिसमें हम लोग चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पढ़ेंगे।